देखिए, जो रातों को कोशिश में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली और इलाहाबाद के जो बच्चे होते हैं, वो दिन में सोते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं क्योंकि रात में देखिए एकाग्रता बढ़ जाती है। दिन में पता चला फ़ोन बगल में मोबाइल लेके टेबल पर पढ़ने बैठे तब तक किसी का फ़ोन आ गया। जाओ बेटा ये सामान लेके आओ, फिर ये करो, वो करो, फिर यहाँ जाना है, फलानवा की नानी जो है मर गई तो उसके दादाजी एक्सपायर हो गए। तो ऐसे दिमाग में बहुत सारे हलचल मच जाते हैं और फिर आपकी एकाग्रता जो है नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो है जो स्टूडेंट होता है उसके पढ़ने का जो परफेक्ट टाइम होता है वो रात का होता है। रात में आराम से जो है 10-11 बजे बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 4-5 बजे तक पढ़ते हैं। जो इलाहाबाद वगैरह के स्टूडेंट होते हैं, मैं भी इलाहाबाद में था और ये चीज़ मैं भी करता था। रात में पढ़ते थे हम लोग, रात में 12-1 बजे 2 बजे तक जो है वहाँ पे चाय मिलता है, तो रात में चाय पीते थे। तो देखिए संघर्ष का जो समय होता है वो बहुत ही एक तरीके से कहा जाए उसके एक-एक मोमेंट ज़िंदगी भर याद रहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आप भी इतिहास बदल सकते हैं, मेहनत कीजिए। देखिए आज है 24 फरवरी और आज की वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए ताकि वीडियो ट्रेनिंग में आए और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में संजीव सान्याल जी को जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है। आइए थोड़ा सा संजीव सान्याल के बारे में जानते हैं। देखिए जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं संजीव सान्याल और साथ में ये देखिए इतिहासकार भी हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के साथ साथ इतिहास का भी इनको ज्ञान है। तो ये भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार हैं संजीव सान्याल। ये अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन अब ये आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जो है काम करेंगे। और देखिए जो संजीव सान्याल जी हैं ये फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे और उसके पहले ये ड्यूज बैंक में भी काम कर चुके हैं। ड्यूज बैंक में ये वैश्विक रणनीतिकार और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। तो अब ये सभी चीज़ें जो है पूर्व जानकारी थी, बस जो अभी नया याद रखना है कि भारत के जो जाने माने अर्थशास्त्री और इतिहासकार हैं संजीव सान्याल, इनको हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का मतलब ट्रेन को लॉन्च किया है। देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का जो है बहुत दिनों से चर्चा चल रहा था कि मैं लॉन्च करूंगा, फलानवा देश लॉन्च करेगा और उस देश में रिसर्च चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे देशों का नाम याद आ रहा था, लेकिन जो जापान है ये इसमें सबसे आगे निकला। जापान में अभी हाल ही में जो है हाइड्रोजन से चलने वाली एक ट्रेन का जो है सफल परीक्षण किया गया है। देखिए हाइड्रोजन जो है इजीली आपको अवेलेबल हो सकता है। कैसे, आपने देखा होगा H2O, ठीक है, यानी कि जो हमारा जल होता है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसमें जो है आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर जो है पानी का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर पानी को हम जो है ब्रेक डाउन कर दें तो उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और इस हाइड्रोजन को हम यूज़ कर लेंगे फ्यूल के रूप में। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, मतलब प्रक्रिया दूसरी होती है, वो हाइड्रोजन पृथक करके और हाइड्रोजन को जो है फिर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो ऐसा जापान में हो रहा है। जापान में अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को जो है लॉन्च किया गया हाल ही में। देखिए जो आपका ये अनावरण हुआ है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का, तो इस अनावरण को यानी कि जो आपका जापान है, ठीक है, तो जापान के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। और हाइड्रोजन से चलने वाली जो आपकी ये ट्रेन है तो इसका मार्च में परीक्षण किया जाएगा। तो अभी इसका जो है मतलब लॉन्चिंग हो गया है, अब इसको ट्रायल किया जाएगा पटरियों पर चलाकर, कब, मार्च महीने में। अगर ये परफेक्ट उसमें निकलेगा तो इसको फिर जो है इसमें यात्री वगैरह बैठ के सवारी करेंगे। देखिए जो आपकी ये हाइड्रोजन से चलने वाली जापान की ट्रेन है, इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे ने हिताची और टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। देखिए जापान की बात करें तो जापान के जो इस समय किंग हैं यानी कि इम्परर बादशाह हैं, इनका नाम है नारूहितो। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान को हम उगते सूरज का देश कहते हैं, यानी कि द कंट्री ऑफ राइजिंग सन कहते हैं हम जापान को। जापान की मुद्रा जैपनीज येन है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है, तो जापान की मुद्रा है जैपनीज येन।
प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं फूमियो किशिदा। और देखिए जापान की पॉपुलेशन वर्तमान में है 12.58 करोड़, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश से भी कम जनसंख्या है जापान की, लेकिन जापान टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के मामले में हमसे कई ज़्यादा आगे है। तो जापान में अभी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की गई है। और अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर और रोडमैप पर सहमति जताई है। देखिए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अभी हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोडमैप पर जो है सहमति जताई है। नीली अर्थव्यवस्था क्या है इसको हम अभी जानेंगे। देखिए जो आपका ये रोडमैप है, इस रोडमैप के दायरे में समुद्री व्यापार, समुद्री उद्योग, समुद्री प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन और जो आपका वैज्ञानिक अनुसंधान है, समुद्री पर्यावरण पर्यटन है, अंतर्देशीय जलमार्ग है, एकीकृत तटीय प्रबंधन और नागरिक समुद्री मुद्दों पर सक्षम प्रशासन है। इसके बीच जो है सहयोग शामिल होगा, तो इसको याद रखिएगा। और देखिए जो फ्रांस देश है ये आपका यूरोप में स्थित है, आपको पता होगा। और फ्रांस की जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मलयालम फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 साल की उम्र में निधन हो? तो देखिए ये अभिनेत्री थी KPAC ललिता, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। देखिए जो आपकी KPAC ललिता है, इनका जन्म 25 फरवरी 1948 को कायमकुलम में हुआ था। और बचपन से इनका नाम माहेश्वरी अम्मा था, ठीक है। लेकिन बाद में फिल्मों में बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, जाने के बाद नाम बदल लेते हैं। देखिए इनको फिल्मी पर्दे पर लोग जो है KPAC ललिता के नाम से जानते थे। तो ये डिटेल थी किसके बारे में? KPAC ललिता के बारे में। ये मलयालम अभिनेत्री थी। देखिए मलयालम कहाँ की भाषा है? मलयालम जो है आपकी केरल की भाषा है, ठीक है। और जो ये आपका प्लेस मैंने बताया कायमकुलम, ये आपका केरल में स्थित है। अगला है कि हाल ही में IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो IPL टीम है दिल्ली की, इसने अजीत अगरकर को अपना जो है सहायक कोच अपॉइंट किया है बॉलिंग का, ठीक है। और देखिए जो अजीत अगरकर है ये दिल्ली फ्रेंचाइजी की ओर से क्रिकेट भी खेल चुके हैं, यानी कि दिल्ली के ओर से पहले क्रिकेट खेलते थे, IPL का मैच खेलते थे, लेकिन अब जो है उसको कोचिंग प्रदान करेंगे दिल्ली की IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स को। छठा प्रश्न है कि हाल ही में जेट एयरवेज ने किस देश के एयरलाइंस के पूर्व CEO जिनका नाम है विपुला गुडा तिलेका, इनको कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO अपॉइंट किया है? तो देखिए जो आपके ये विपुला गुडा तिलेका हैं, ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। ये श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व CEO भी रह चुके हैं, ठीक है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जेट एयरवेज के नए CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। कौन? विपुला गुडा तिलेका। देखिए जो आपका जेट एयरवेज है, तो इसने श्रीलंकन एयरलाइंस के जो पूर्व CEO हैं विपुला गुडा तिलेका, ठीक है, क्या बनाया इनको अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और आपको बता दूं विपुला गुडा तिलेका जो है ये श्रीलंकर एयरलाइंस से जुड़ने से पहले इमिरेट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत टाग अंगोला एयरलाइंस के CFO और बोर्ड मेंबर थे, ठीक है। यानी कि बहुत सारी जगहों पे ये काम कर चुके हैं, एयरलाइंस की फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसीलिए इनको जो है जेट एयरवेज ने अपना जो है अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना दिया है। देखिए जो कंपनी है जेट एयरवेज, इसका जो मुख्यालय है आपका मुंबई में स्थित है। और इसके संस्थापक हैं नरेश गोयल। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1992 को मुंबई में हुई थी। अगला कि हाल ही में न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई जो कि एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, तो इनकी अध्यक्षता में जो है जम्मू कश्मीर परिसीमन पैनल को कितने महीने का विस्तार दिया गया? तो देखिए भारत की जो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई हैं, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता वाला जो जम्मू कश्मीर परिसीमन पैनल था, इसको जो है मतलब 2 महीने का विस्तार दिया गया है। देखिए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल 2 महीने के लिए बढ़ाया है। यानी कि अब ये जो आयोग है ये 6 मई 2022 तक काम करेगा, ठीक है। देखिए मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को जो है इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन बीच में कोरोना वगैरह आ गया, इसलिए जो है इसका जो टारगेट था समय कि ये आयोग इस समय तक अपनी रिपोर्ट दे देगा, तो नहीं दे पाया, इसलिए इसको जो है 2 महीने का और विस्तार दिया गया है।
तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग जो है अब 6 मई 2022 तक काम करेगा। ठीक है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं के.एन. राघवन। के.एन. राघवन जो है ये अगले 2 वर्षों के लिए इस समूह के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। ये 31 मार्च को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह है इसके महासचिव हैं साल्वाटोर पिनीजोटो। इसका गठन हुआ था 1944 में और अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का मुख्यालय कहाँ पे है, सिंगापुर में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया। तो देखिए नाम के आगे अगर रेड्डी वड्डी लगा हो तो आप सीधे सीधे आंध्र प्रदेश में घुस जाइए। देखिए आंध्र प्रदेश के जो उद्योग मंत्री थे मेकापति गौतम रेड्डी, इनका निधन हो गया है। देखिए जबकि मेकापति गौतम रेड्डी हैं, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के आत्मकूर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हैं। देखिए कोई भी फेमस अगर विधायक या सांसद जो है उसका अगर निधन होता है उसके विधानसभा क्षेत्र या फिर उसके लोकसभा क्षेत्र का नाम पूछ लेता है। तो मेकापति गौतम रेड्डी का जो विधानसभा क्षेत्र है ये था आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का आत्मकूर प्लेस। ठीक है, इस विधानसभा से ये 2 बार विधायक रहे थे और ये आंध्र प्रदेश सरकार में उद्योग, वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी थे। अगला है कि हाल ही में किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया हाल ही में। देखिए आरबीआई के बारे में बात करें अगर तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है और इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन बाद में बदलकर इसको मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर हैं क्रम से शक्तिकांत दास जी। क्रम याद रखिएगा, आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अगला है कि हाल ही में किन्हें हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए 2 शतरंज खिलाड़ी हैं जिनका नाम है निष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। इन दोनों बहनों को जो हरियाणा का गुरुग्राम जिला है तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए इन दोनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हर परीक्षा के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जो दोनों बहनें हैं कौन, निष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। ठीक है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए जो बनाई गई हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर। और एक खास बात यह है कि ये दोनों जो है हरियाणा राज्य से ही ताल्लुक़ रखती हैं और ये दोनों जो है इनमें से जो आपकी तनिष्का कोटिया हैं, ठीक है, देखिए तनिष्का कोटिया ने 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता था। तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किस उत्पाद को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया। देखिए एक उत्पाद है लेवेंडर। देखिए लेवेंडर के बारे में अपने प्रचार प्रसार में बहुत देखा होगा टीवी में कि फलाना प्रोडक्ट में लेवेंडर है, इसकी खुशबू बहुत मस्त है। देखिए लेवेंडर जो है इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। देखिए जो लेवेंडर है, ठीक है, तो इसका जो फ्लावर होता है इसको बिस्किट वगैरह में भी डाला जाता है फ्रेगनेंस लाने के लिए। कमरे में खुशबू पैदा करने के लिए भी जो इसको सजावट के लिए यूज़ करते हैं। बाद में इसका देखिए मेडिसिनल यूज़ भी आता है। जो बालों में ऑयल वगैरह बनते हैं उसमें भी इसको मिक्स किया जाता है। कहा जाता है कि इससे अनिद्रा और थकान दूर हो जाती है। और लेवेंडर का जो फ्लावर होता है और इसका जो सीड यानी कि बीज होता है काफ़ी खुशबूदार होता है। इसको लोग जो है तकिए के बीच में डालकर जो है रखते हैं और इसका जो खुशबू होता है तकिए से आते रहता है और लोग जो है सोते समय इसकी खुशबू का आनंद लेते रहते हैं, अच्छी नींद आती है और अनिद्रा और थकान दोनों दूर हो जाती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो डोडा जिला है ये भारत की बैंगनी क्रांति लेवेंडर की खेती का जन्म स्थान है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है। बैंगनी क्रांति जो है ये लेवेंडर की खेती से संबंधित है। ठीक है, लेवेंडर का जो फ्लावर होता है ये बैंगनी कलर का होता है, इसीलिए इसको बैंगनी क्रांति से संबंधित किया गया है। देखिए जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में लेवेंडर की खेती होती है। तो इसीलिए जो है देखिए इसके लिए फेवरेबल कंडीशन जम्मू कश्मीर में ही है, इसीलिए जो है इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में ही होता है। तो उसमें डोडा जिला जो जम्मू कश्मीर का है तो डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में लेवेंडर को हाल ही में नामित किया गया है।
तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। अगला कि हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दी, बताइए। अगला कि हुरून इंडिया की तरफ से जारी की गई ताज़ा वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है, बताइए। नेक्स्ट है कि पद्मश्री से सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखकर इंडिया का पहला प्रश्न था कि दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला, तो ये फिल्म था आपका शेरशाह। और देखिए दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में मैंने डिटेल में बताया था परसों के वीडियो में, परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि सारे पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं। कुल 28 पुरस्कारों के बारे में मैंने आपको बताया था। और अगला था कि हाल ही में दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया, तो देखिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला फिल्म 83 के लिए, और कृति सेनन को मिला फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अगला था कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है गौतम संवाग। अगला था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट था कि हाल ही में किसे एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये आपकी है मनिका बत्रा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।